हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत अच्छा लॉजिकल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रिलेवेंस ऑफ गॉस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। स्टूडेंट्स, आपने दोनों लॉ अलग अलग पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ एकदम पहले आ जाता है चार्जिंग के बाद, और गॉस लॉ थोड़ा बाद में आता है। लेकिन इन दोनों लॉज में क्या रिलेवेंस है, क्या इक्विवेलेंस है, क्या ये एंटायरली इंडिपेंडेंट है, दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ से हम दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स कैलकुलेट करते हैं जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं, और फोर्स की वैल्यू होती है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, एंड दिस फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। उसी के बेसिस पर फिर हम ये लिखते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और आप जान रहे हो कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। इट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। और गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ का हम यूज करते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, दैट इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ, और वो होता है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड जितना क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है। बाय डेफिनेशन फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। अब इन दोनों लॉज में क्या रिलेवेंस है और एक लॉ दूसरे लॉ पर डिपेंडेंट है या नहीं, इसको समझने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना होगा, दैट इज सॉलिड एंगल। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? अगर हमारे पास ऐसे दो लाइंस हैं तो इनके बीच में जो एंगल होगा जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्लेन एंगल। और यहाँ पर सॉलिड एंगल, इट इज द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस अपॉन रेडियस स्क्वायर। एक जो पूरा सरफेस होता है क्लोज सरफेस, वो जितना एंगल यहां पर इनक्लोज करता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जैसे इस स्फीयर के सरफेस पर आपने ये पार्ट कट किया और ऐसा पूरा कोन कट किया अंदर तक, तो इस कोन का एक तो ये वर्टेक्स एंगल होता है, दिस इज प्लेन एंगल, दोनों लाइंस के बीच का एंगल। लेकिन अगर आप पूरे सरफेस को कंसीडर करोगे ऐसे, तो फिर बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, और उसकी वैल्यू होती है ए परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर। ए परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि जो सरफेस है, ये जो रेडियस है, इसके परपेंडिकुलर वाला जो सरफेस है उसका एरिया। हालांकि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर और आर वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जिस सरफेस का ये एरिया है वो इस आर के परपेंडिकुलर है, राइट। अब इसको आप एक छोटे से एनिमेशन से भी समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए स्फीयर है, और इसमें से हमने एक छोटा सा सरफेस कट किया, कॉनिकल सरफेस कट करके इसको बाहर निकाल दिया, और फिर ये जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज सॉलिड एंगल। और ये डिस्टेंस अगर r के बराबर है तो यहाँ जो एरिया होगा a, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, ये पहले वाला रेडियस r1 है और दूसरा रेडियस r2 है, दिस एरिया इज a1, दिस एरिया इज a2, सो आई कैन राइट एरिया प्रोपोर्शनल नॉट 1 बाई आर स्क्वायर, दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो a1 बाई a2 इज r1 बाई r2 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहां पर सॉलिड एंगल अगर ओमेगा है तो सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो दोनों सरफेस का सॉलिड एंगल तो सेम है, सॉलिड एंगल सेम है, सो आई कैन से एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो यहां पर लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसी भी सरफेस का जो सॉलिड एंगल अगर दो सरफेस का सेम है तो उनका जो डिस्टेंस अलग अलग है, सो एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू, और एरिया विल बी इक्वल टू r1 बाई r2 का होल स्क्वायर। अब इसी को हम गॉस लॉ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। गॉस लॉ ये होता है क्लोज सरफेस से इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप ई डॉट डी एस सॉल्व करोगे या फिर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, देन फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी जीरो। सो मैंने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज यहां पर रखा Q, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है
और दो सरफेस कंसिडर किए, एक सरफेस O पर और दूसरा सरफेस यहां B पर। अब देखो इन दोनों सरफेस का सॉलिड एंगल सेम है, तो देखिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है और इस डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं R नोट, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड EB है, वो डिस्टेंस को मान लेता हूं RB। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सरफेस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नोट, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/R नोट स्क्वायर, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EB, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/RB स्क्वायर, यही होगा। और फिर एरिया A नोट विल बी प्रोपोर्शनल टू R नोट स्क्वायर, और जो दूर वाला सरफेस है उसका एरिया AB विल बी प्रोपोर्शनल टू RB स्क्वायर। तो अगर फ्लक्स कैलकुलेट किया जाए स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, आउटवर्ड, तो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, एंटरिंग फ्लक्स इज नेगेटिव एंड लीविंग फ्लक्स इज पॉजिटिव। तो जितना फ्लक्स यहां पर एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स निकल रहा है, ये हमें गॉस लॉ बता रहा है, क्योंकि इस सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज क्या है, जीरो, तो फ्लक्स भी क्या आना चाहिए, जीरो। अगर डायरेक्ट गॉस लॉ से फ्लक्स जीरो आ रहा है तो बाय डेफिनेशन भी जीरो होना चाहिए। बाय डेफिनेशन फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स होगा phi O, दैट विल बी EO इंटू AO, ऐसे ही होगा ना। और EO इंटू AO, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर एंड एरिया प्रोपोर्शनल टू R नॉट स्क्वायर, तो ये जितना नेगेटिव फ्लक्स आएगा, लेट्स से इसकी वैल्यू कुछ आ जाती है 5, तो B से जो फ्लक्स पास होगा phi B, वो होगा EB इंटू AB, EB इंटू AB। अब EB इज प्रोपोर्शनल टू 1/RB स्क्वायर एंड AB प्रोपोर्शनल टू RB स्क्वायर, दैट विल बी +5, और नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि एक कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और एरिया R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सो E इंटू A दिस बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ R, ये इंडिपेंडेंट ऑफ R बन जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ना हुई होती, अगर ये R की पावर कुछ और हो गया होता, तो फिर एरिया तो R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ही रहना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते थे? फिर ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। सो गॉस लॉ आपको तभी तक मिलेगा टिल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। रिचर्ड फिनमैन ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, गॉस लॉ इज जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इन अनदर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मतलब गॉस लॉ केवल तभी तक सही है जब तक कूलम्ब्स लॉ में वो जो एक्सप्रेशन है वो 1/R स्क्वायर आता है, टिल फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज रेडियल एंड प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है जी एडवांस के लिए, कि अगर कूलम्ब्स लॉ में 1/R स्क्वायर की जगह R 1/R स्क्वायर की जगह R की कोई और पावर बना दी गई, देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट गॉस लॉ। सो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इनफैक्ट बाय डूइंग बैक कैलकुलेशन यू कैन फाइंड कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, आप गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ भी बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा दैट दीज टू लॉज आर डिपेंडेंट, ये एकदम से इंडिपेंडेंट लॉज नहीं है। सो आई एम श्योर कि अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। ओके, थैंक यू।